साङ्गच्छत्वं साङ्गतत्त्वं शम्भो मनसि जानतं देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनानाम् उपासते समाने वाकुति समाना समानि वस्तु वो मनो यथा वह सुसहासते। ओम। सभी को नमस्कार। आज का जो सत्र है वह जो पिछली बार जो सत्र हुआ था एसिडिटी, और जो सत्र रह गया था अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी, क्षमा करें, अजीर्ण के आगे का जो भाग रह गया था एसिडिटी में, उसको हम आज आगे चर्चा करेंगे। हमने जैसे समझ लिया था पिछली बार एसिडिटी के बारे में कि एसिडिटी क्या है और एसिडिटी क्यों होती है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि अजीर्ण और एसिडिटी मुख्य दो ऐसी समस्याएं हैं या रोग हैं जो बहुत सारे रोगों का कारण है। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें जो आयुर्वेद के जितने भी ये रोग हैं जो मानसिक हमारी विचारधारा में गड़बड़ी आने की वजह से हमारे शरीर में पनपते हैं, तो हमें मुख्य रूप से ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम यदि इन समस्याओं को जानेंगे कि कैसे-कैसे, कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, यदि हम सामान्य ज्ञान रखेंगे तो इन सब समस्याओं से हम दूर स्वयं रह सकते हैं और हम अपने आस-पास के लोगों को दूर रख सकते हैं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा महत्व यही है कि वह स्वयं हमें अपने आप को अपनी जिस अवस्था में हम हैं, उसमें प्रसन्न रहना सिखाती है। किसी दूसरे पर निर्भरता हमारी ना रहे, और निर्भरता मतलब ऐसी चीज़ों पर रहे जो आसानी से उपलब्ध हों और हमारे ही जीवन का एक हिस्सा हों। इस प्रकार का आयुर्वेद हमें तरीका सिखाती है और हर हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, वह आयाम भी हमें सिखाती है। तो मैं आपको थोड़ा-सा कुछ एसिडिटी से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ आयुर्वेद के बारे में। फिर हम आज भी हमारी क्लास रहेगी, मंडे को भी इसका जो भाग बचेगा वो भी मंडे को भी रहेगा। तो ये हमें मुख्य रूप से ये जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद हमारे जीवन का एक भाग बने, एक हिस्सा बने। तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या-क्या है, ये हमें जानना चाहिए। और कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे महर्षि चरक ने कहा है कि संसार में कोई भी ऐसी चीज़ काम नहीं आती है, चीज़ औषधि के काम में आती है। तो हमें हमें जो चीज़ सबसे आसान है, हमें सबसे पहले वह देखनी चाहिए, वह समझनी चाहिए। तो आयुर्वेद में हर चीज़ को औषधि के रूप में बोला है, तो हमें प्राथमिकता किसे देनी है? जो सबसे आसान है। और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कौन-सी है? वो है साँस। हमारी साँस कोई भी अवस्था हो, उसमें सबसे हमारी जो साँस है वो हमेशा चलती रहती है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने और अस्वस्थ हम कुछ भी गड़बड़ होता है हमारे शरीर में तो हमारी साँस पर फ़र्क पड़ता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हम उसी साँस के माध्यम से अपने जो सबसे प्राथमिक चीज़ है, उसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? आने वाले समय में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको सूत्र रूप में बता रहा हूँ कि किन-किन चीज़ों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें यह देखना है कि अ,
जो साँस का जो विज्ञान है, उसे हम स्वर विज्ञान के नाम से भी कह सकते हैं। तो स्वर विज्ञान के में नाड़ियों का एक समावेश है। तो जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, मतलब चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना, इनके माध्यम से हम इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इनके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें अ, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, आप समझ गए होंगे, एक ठंडा स्वर है और एक गर्म स्वर है। उष्ण और शीत, आयुर्वेद का जो कांसेप्ट हो गया उष्ण और शीत। तो अब हम में अगर हमारे शरीर में ठंडक के रोग हैं, तो हमें उष्णता बढ़ानी होगी, तो हमें उष्णता वाली नाड़ी चलानी होगी। और उष्ण वाले रोग हैं, गर्मी वाले रोग हैं, तो हमें ठंडक वाली नाड़ी चलानी होगी। इस प्रकार हमको अ, अपनी नाड़ियों का ज्ञान होना चाहिए। नाड़ियों का ज्ञान होने से हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि हमारी सूर्य नाड़ी चलती है उचित समय पर, तो हमारी उचित नाड़ी चलने से भोजन का पाचन और पाचक रसों का स्राव उचित होता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन-सी नाड़ी कब चलती है, कब चलानी चाहिए। यदि कोई नाड़ी हमारी अस्वस्थता की वजह से नहीं चल रही है, तो हमें वैकल्पिक प्रयास के माध्यम से उसे चलाना आना चाहिए। ये हमारे स्वर विज्ञान का एक प्रक्रिया है। और किसी को ब्लड प्रेशर की, पित्त के रोगों की समस्या है, तो हम चंद्र नाड़ी को चलाते हैं। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ये हमारे स्वर विज्ञान का भाग हो गया। इसके बाद हमारा आता है अगला ये आयुर्वेद का एक विज्ञान है। इसके बाद हमारा अगला आयुर्वेद का ही एक भाग है मर्म चिकित्सा, जिसके अंतर्गत एक्यूप्रेशर आदि विभिन्न प्रक्रियाएँ आती हैं। मर्म क्या है? हमारे शरीर में एक वाइटल पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न जैसे स्रावित ग्रंथियाँ भी कहते हैं उन्हें, और वो ऐसी बिंदु होते हैं जो हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। अब हमारे शरीर में लगभग 107 के आसपास ये बिंदु हैं, इसमें थोड़े 2-4 का इधर-उधर हो जाता है। तो 107 के आसपास वो मर्म बिंदु हैं। तो उनका अ, उन बिंदुओं पर अ, उपचार करने से हमारे शरीर में तुरंत चेतना का प्रवाह होने लगता है। तो आयुर्वेद जानने वाले लोगों को स्वर विज्ञान के साथ में मर्म विज्ञान को भी ज़रूर जानना चाहिए। तो उससे क्या है कि यदि आकस्मिक स्थिति में हम उसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब मर्म विज्ञान में जैसे आपके शरीर में शूल हो रहा है, पेट में शूल हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप कैसे उसको उपचार करेंगे? तो जैसे LI4 करके एक पॉइंट होता है, ये भी हमारे ये एक्यूप्रेशर के नाम में है LI4, लेकिन मर्म विज्ञान में भी ये आप सर्च करेंगे तो ये पता चल जाएगा LI4 कहाँ पर है। यहाँ पे मर्म बिंदु भी है इस जगह पर। तो ये टॉक्सिन को रिलीज़ करता है शरीर में से, और और जो आपके शूल हो रहा है पेट में उसको भी दूर करता है। पेट में दर्द को, अफारे को दूर करता है। इसी प्रकार से और भी कई बिंदु हैं। तो कभी मर्म विज्ञान की क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे, लेकिन मैं आपके जानकारी में ये चीज़ साझा कर रहा हूँ कि आयुर्वेद का ये एक भाग है जो बहुत अद्भुत है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम तुरंत अपने किसी भी शरीर की दर्द को हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को साइटिका है, तो बहुत पेन हो रहा है, पैर में झंझनाहट हो रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है, फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम अपने शरीर के बिंदुओं को दबाकर उसको दूर कर सकते हैं। बस वो बिंदुओं का चार्ट हमें पता होना चाहिए। और इसमें एक्यूप्रेशर में हाथ के जैसे अ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, सुजोग और इस प्रकार के जो कई सारे विभाग बने हैं, अलग-अलग शोध के माध्यम से थोड़ा-थोड़ा सबने अपना-अपना उसमें शोध किया है। तो उनकी भी मदद लेकर सम्मिलित यदि हम प्रयास करते हैं तो हमको अच्छा रिज़ल्ट आता है। और मर्म जो
चिकित्सा होती है वो शरीर पर होती है डायरेक्ट, ओरिजिनल मेरिडियन पर जैसे हम चिकित्सा करते हैं, उसी तरह से मर्म में करते हैं। तो ये आयुर्वेद का एक दूसरा हिस्सा है जो जानने वाला है। तीसरी जो आयुर्वेद का महत्वपूर्ण जानने वाली चीज़ है, वो है आहार चिकित्सा। अब सामान्य चिकित्सा है लेकिन बहुत अद्भुत है और आहार में जब हम जानते हैं तो हमें थोड़ा अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है कि आहार के अंतर्गत जानने से पहले हमें वात, पित्त, कफ को जानना पड़ता है। तो वह वात, पित्त ऐसे ही हम आयुर्वेद की थोड़ी गूढ़ चिकित्सा की तरफ आते हैं तो वात, पित्त, कफ की जानकारी हमें रखनी ही पड़ती है। तो अ, उससे क्या होता है वात, पित्त, कफ के बारे में पहले हमें प्रकृति जानकर कि हमारी प्रकृति कैसी है। उसके बाद में हमारी प्रकृति जानने के बाद हमें ये जानना है कि जो आहार हैं, जितने भी आहार द्रव्य हैं, हमारी विभिन्न संहिताओं में, प्रत्येक संहिता में थोड़ा-थोड़ा आहार का वर्गीकरण किया गया है, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का। जैसे कि शुक धान्य का और शाक धान्य का और हर एक प्रकार के फलों का अलग-अलग का वर्गीकरण किया गया है और जिसमें बताया गया है कि अ, कि किसमें कैसा उसका द्रव्य गुण है, उसका गुण कर्म क्या है, कोई किसकी प्रकृति क्या है। तो हमारी प्रकृति यानी कि वात है या पित्त है या कफ है, तो हमें जो आहार हम लेने वाले हैं, उसकी प्रकृति भी हमें पता होनी चाहिए। तो वो हमें पता चलेगी तो हम वैसे ही प्रकृति का खाद्य पदार्थ लेंगे जिससे हमें आसानी होगी। तो इसलिए हमें आहार में मुख्य रूप से यही जानने की ज़रूरत है कि जो खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं, वह वात को बढ़ाने वाले या घटाने वाले हैं, वात, पित्त, कफ को घटाने या बढ़ाने वाले हैं, ये हमें जानना है। तो इसके चार्ट होते हैं कुछ, उस चार्ट से आसानी से हम ज समझ जाते हैं कि वो चार्ट भी मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में कि कौन-कौन से खाद्य पदार्थ के गुण कर्म क्या हैं। तो हम गुण कर्म उनके यानी कि भारी हैं या दीपक हैं या उनके थोड़े गुण भी पता चलने जैसे जैसे आप दाल खाते हैं, एसिडिटी का मरीज़ दाल खाएगा, तो एसिडिटी के मरीज़ को दाल खाने पे क्या होगा? उसका एसिड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो उसे अजीर्ण भी होगी और दाल के अंदर अम्ल भी है, तो वो अम्ल भी उसके अंदर पैदा होगा। तो यानी कि हमें पता चल गया चार्ट के माध्यम से हमारे पास चार्ट होगा, तो हमें पता चलेगा कि दाल भारी है, दाल पचने में थोड़ा गरिष्ठ है, गुरु है और उसके अंदर अम्ल का गुण भी है। जो उसके रस हैं, वो अम्ल बनाती है, यानी कि एक होता है रस और एक होता है विपाक, यानी कि पचने के बाद जो प्रक्रिया होती है, वो विपाक है। तो हमें पता चल गया कि ये पचने के बाद भारी होगी, इसलिए हम उसका सेवन नहीं करेंगे। अम्ल पित्त में। तो इसी प्रकार से हम चार्ट के माध्यम से चीज़ों को जान सकते हैं। ये हमारा आहार का विषय हो गया आयुर्वेद में और इसके साथ में आयुर्वेद में जो औषधियों का है कि औषधियाँ जैसे आहार के माध्यम से ही अगर हम जानते हैं तो बहुत सारी आहार को विश्लेषित करके हम औषधियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन यदि हम औषधि की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें कुछ घरेलू उपचार आयुर्वेद में सबके लिए एक प्राथमिक रूप से होते हैं कि सब उसको अपनाकर अपने आप का समाधान कर सकें। तो चौथा भाग जो होता है वो घरेलू उपचार है आयुर्वेद के अंदर। तो घरेलू उपचार में हम क्या से समझते हैं कि हर एक पदार्थ का अपना औषधि गुण तो है ही, लेकिन उसको भी इसी तरह से समझना है, कौन वात, पित्त, कफ नाशक है, इसमें भी हमें द्रव्य गुण कर्म को समझना है। जो 5वाँ भाग है, अगर हम आयुर्वेद समझना चाहते हैं, तो उसके द्रव्य गुण को समझना होगा हमें। उसके द्रव्य गुण को, रस को हमें समझना होगा, यानी कि पदार्थ विज्ञान और द्रव्य गुण विज्ञान को समझना होगा। इससे क्या है कि वो खाद्य पदार्थ कैसा है और वो किन महाभूतों से मिलकर बना है, किसकी उसमें प्रधानता है और किसकी उसमें कमी है। इससे हमारे शरीर में
जिन भी तत्वों की प्रधानता या कमी होगी, उसके आधार पे हम उसका चुनाव कर लेंगे और और द्रव्य गुण के आधार पे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कौन-सी औषधि कितनी मात्रा में उपयोगी है। जैसे वो सारे 20 गुण हैं, 20 गुणों के आधार पर हम उसका पता लगा सकते हैं। अगला जो इसमें आता है, वो है जो स्वास्थ्य व्रत है, यानी कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि हमें पूरी दिनचर्या, ऋतुचर्या यानी कि आहार के बारे में हमने समझ लिया, विहार, हमें कौन-सा काम किस समय करना है। जो हमने बायोलॉजिकल जैविक घड़ी के बारे में बात की थी, तो वो भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। वो हमें जानना होता है कि किस समय, किस ऋतु में कौन-सा कार्य करना चाहिए, कौन-सा भोजन हमें किस समय लेना चाहिए। ये आहार शास्त्र के अंदर भी आ जाता है, जो आयुर्वेद का ही भाग है और इस प्रकार से हम और ये स्वास्थ्य व्रत के अंदर भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हम 6 पार्टों में लगभग आयुर्वेद को वर्गीकृत करते हैं सामान्य अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो अब अ, हमने मुख्य रूप से समझ लिया कि आयुर्वेद को हमें किस प्रकार जानना चाहिए। अ, और आगे के लिए अब हम जो चर्चा करेंगे, वो एसिडिटी पर करते हैं। एसिडिटी पे हम लोगों ने जाना था कि एसिडिटी किस प्रकार से हमें हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है। कि जब यदि हम उचित मात्रा में, उचित समय पर यदि हम भोजन नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर अ, अम्ल रोग की प्रधानता होने लगती है। और वह क्या कारण थे, वह मैं पहले साझा कर चुका हूँ कि किन कारण से ऐसा हो रहा था। तो एक बार करेक्ट, धन्यवाद। बारे में हम ये समझते हैं कि जब प्राण वायु जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होती है, तब इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेरणा की वजह से पाचक पित्तरस को उज्जीवित करने वाले ग्रंथि समूह एक्टिव होते हैं। यदि हम प्रत्येक दिन कम भूख लगने पर या ज़्यादा भूख लगने पर या लोभ के बस ज़्यादा भोजन करेंगे, तो पाचक रस उचित रूप से नहीं निकल पाते हैं और उसके लिए उचित रूप से भोजन को पचाना संभव नहीं हो पाता है। इसी वजह से वह अधपचा भोजन विष वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसी प्रकार ग्रंथि समूह से निकलने वाला पाचक रस भी क्रमशः दूषित अम्ल में परिणत हो जाता है। क्योंकि जब हमारा हमारा जो जितनी मात्रा में निकलना चाहिए था, वह उतनी मात्रा में पाचक रस नहीं निकलेगा। पहले क्या प्रक्रिया हो रही है कि जब भूख लग रही है, तब हम भोजन नहीं करेंगे। तो वो जो हमें हमारे अंदर एसिड आया, वो हमें नुकसान पहुँचाएगा। हमने ज़्यादा भोजन कर लिया, तो उसके बाद जो विष बना, वो वो भी एक हानिकारक है और जो ज़्यादा भोजन करने की वजह से हमारा जो पाचक रस था, वो उचित मात्रा में उसको पचा नहीं पाया और वह उस विष के साथ में मिलकर हमारी आंतों में हमारे रहेगा और खून में मिलके एसिड के रूप में बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे लिए ये नुकसानदायक है। तो अ, पाचक रस अपने में अम्ल होता है, किंतु स्वाभाविक अवस्था में खाद्य को पचाने में वह स्वयं जीर्ण हो जाता है। परंतु अनियम के फलस्वरूप खाद्य को नहीं पचा पाने के कारण वह भी अजीर्ण रह जाता है। दूषित खाद्य से उत्पन्न विष वाष्प और उसके साथ अजीर्ण पाचक रस की विकृति के फलस्वरूप ही यह दूषित अम्ल एसिडिटी का कारण बनता है। अम्ल प्रधान दूषित वायु और रस पेट में जलन उत्पन्न करते हैं। हृदय में उठने से हृदय में जलन पैदा करते हैं। गले में उठने पर गले में और जिस-जिस शरीर के अंग में वह जाते हैं, वहाँ पर जलन पैदा करते हैं। इस अम्ल दोष के अत्यंत अधिक होने के फलस्वरूप
रक्त अम्ल प्रदान हो जाता है। उसके परिशोधन के कार्य में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण रक्त शोधन के यंत्र दुर्बल हो जाते हैं, जैसे फेफड़ा है, हृदय 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 शोधन का काम नहीं करता, लेकिन वह भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी जो एनर्जी उसे मिलनी चाहिए और ऑर्गन की वजह से वो भी उसको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। किडनी हमारी बार-बार फ़िल्टर करने के कारण उसको कमज़ोर होती है, जो ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है उसको, और सारे अंग लगभग दुर्बल होते जाते हैं। इसका प्रभाव सारे 12 जो ऑर्गन हैं, उन सब पर पड़ता है, क्योंकि ये सब एक साइकिल में जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे के साथ में, और रोगी दुर्बलता अनुभव करता है। रक्त में अम्ल की अधिकता जब देह के स्थान-स्थान में फैल जाती है, तो उसके कारण यंत्रणा महसूस होती है। उसी को वात रोग कहा जाता है। रक्त में अत्यधिक अम्ल दोष दिखाई पड़ने पर उसके परिशोधन के कारण देह यंत्रों को जब तीव्र रूप से चेष्टा करनी पड़ती है, तब उस अवस्था को अम्लशूल कहा जाता है। जी, तो आगे हम समझते हैं कि जब यह हमें जब इनको सभी को परिशोधन के कारण जो हमारे शरीर के अंग हैं, अंदरूनी अंग हैं, उनको फ़िल्टर करने में अत्यधिक कार्य करना पड़ता है, तभी इसी अवस्था को हमें हम उसे अम्लशूल कहते हैं। अब इसे हमें कैसे दूर करना है? तो देखिए, जैसे कुछ आसन हैं, तो इस आसन के बारे में अ, आगे शेयर कर देंगे दादाजी, तो आसानी होगी, या फिर मंडे को हम लोग शेयर करेंगे, या कुछ आसन मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे कि सुबह-सुबह हमें पवन मुक्तासन करना चाहिए। तो पवन मुक्तासन में हम अपने आप की हमारी जो मल है, उसको निष्कासन में सहायता मिलती है, और विषाक्त वायु का भी विसर्जन होता है। मयूरासन करने से हमारे पेट का जो मणिपुर चक्र है, वह मजबूत होता है, और अ, उससे हम अ, अपने आप को धीरे-धीरे, यदि वह कठिन है आसन, यदि मयूरासन करते हैं, तो हमारी अ, मणिपुर चक्र के से जितनी भी जुड़ी हुई हमारी ग्रंथियाँ हैं, वह सब मजबूत होती हैं, और हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है, और हमारा जो अजीर्ण भोजन है, उसको पचाने में भी आसान होती है, और हमारी भूख सही प्रकार से लगती है, और संतुलन पैदा होता है। तो मयूरासन किया जा सकता है। लेकिन मयूरासन करते समय ये देखना है कि यदि हमारी नाड़ी अ, टिकी हुई तो नहीं है, तो उसको हमें देखना है, चेक करना है। दादा तो आपका नेट सही नहीं है लग रहा है। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। जब आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हम अंगूठा अपने नाभि पर रखते हैं, सेंटर पे, तो वहाँ अगर सेंटर पे ही आवाज हो रही है एकदम, तो यानी कि हमारी नाभि सेट है। यदि वो आसपास कहीं इधर दादा का नेट का प्रॉब्लम है लगता है। हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ शेयर अभी मत आया। कीजिए। आपकी नेटवर्क वीक नहीं हो शेयर गई क्या करेंगे दादा? तो आवाज चलेगा। हाँ दादाजी, नेटवर्क वीक है। मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी आप होस्ट ही थे, वापस हम बना देते हैं। एक बार मल्टीपल ये पीसी से मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर दीजिए।
एक बार मैं उनको होस्ट बना रहा हूँ, आपको मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर देते हैं। जब मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर दीजिए कंप्यूटर से। मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर दो पीसी कंप्यूटर से। हाँ दादाजी, लोकेश दादा स्टार्ट करूं क्या मैं? कंटिन्यू। हाँ बस 2 मिनट, वो मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर रहे हैं। हाँ आप कंटिन्यू रखिए एक बार। मल्टीपल जी शेयरिंग अलाउ कर रहे हैं। हाँ जरा तो पीसी से कंप्यूटर से मल्टीपल शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। हाँ हो गया शायद मेरे ख्याल से। तो ठीक है, अभी हम इसको समझते नहीं हैं हुआ। कि अग्निसार मुद्रा शाम को सुबह करते हैं। अग्निसार मुद्रा यानी कि अपनी उंगलियों से पेट पर हम जब प्रेशर देते हैं, उसको दबाते हैं सांस छोड़ते हुए, मध्यमा उंगली के आगे के हिस्से से, और सांस छोड़ते हुए एकदम पेट को रोकते हैं अंदर की तरफ, और 8 तक हम गिनती गिनते हैं। फिर धीरे धीरे हम सांस को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अग्निसार मुद्रा है, ये हमें 3 बार से आरंभ करके 8 बार तक करनी है। इसी प्रकार से आग्नेय मुद्रा और आग्नेय प्राणायाम है। अब जैसे आग्नेय प्राणायाम में भी आपको अपनी मणिपुर चक्र पर सांस गहराई से लेना है, शवासन में लेटकर, और पूरी तरह से सांस वहां पर आए ऐसा अनुभव करना है, और सांस फिर दोबारा वहां से जा रही है ऐसा अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार ये आग्नेय प्राणायाम में आता है। और कुछ और मुद्रा वगैरह, पदस्थासन और आग्नेय मुद्रा अगली बार प्रैक्टिकल करके दादा आपको दिखा देंगे। संध्या में भी हम अग्निसार मुद्रा करेंगे। और पश्चिमोत्तासन, जैसे हम बैठते हैं, घुटनों को सीधा करते हैं, और घुटने को सीधा करके अपने सिर को हम झुकाते हैं घुटनों के बीच में ले जाकर, पैरों को हाथ से पकड़कर। तो यह पश्चिमोत्तासन के में होता है। सांस छोड़ते हुए हमें 8 सेकंड तक वहां रुकना है, और फिर धीरे धीरे करके उठना है सांस लेते हुए। सर्वांग आसन भी हमें 1 मिनट से आरंभ करके 2 मिनट तक हमें करना होता है। और हमें यह शीर्षासन से थोड़ा अलग है। आप नेट पर सर्वांग आसन डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट। तो सर्वांग आसन किस प्रकार करते हैं वो अभी बता नहीं पाएंगे, वो नेट पे आप देखने में आसानी होगी। आग्नेय प्राणायाम शाम को, जैसे इसमें जो पथ्य है, इसमें पथ्य में हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं थोड़ा और इसकी विस्तृत चर्चा करता हूँ, और ये अगली बार भी रहेगा। तो इसलिए इसकी आप अभी हम थोड़ी और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अम्ल पित्त की, आयुर्वेद की, और मुख्य रूप से विस्तृत समझ के लिए। आप जैसे अम्ल पित्त से हमने समझ लिया है कि जो पित्त में खट्टापन उपस्थित होता है, वह अम्ल पित्त होता है ना? तो इस तरह से हमने समझा था, कारण हमने और लक्षण सब समझ लिए हैं, किस वजह से वो चीज होती है वह हमने उसको समझ लिया है। हमने उसके आसन भी समझ लिए हैं। इसको हमें और हमें ये समझना है कि जैसे होने पर और क्या क्या होता है, मतलब इसके लक्षण जब होते हैं तो पूरी तरीके से अम्ल पित्त के लक्षण हमें समझ में आने चाहिए। तो हमें आसानी होगी कि हाँ ये हमें एसिड बन रहा है। जैसे जीभ मचलाना, मुंह का स्वाद कड़वा या मीठा रहना, डकारें आना, गैस बनना, छाती व गले में जलन होना,
बिना परिश्रम किए ही थकावट हो जाना, किसी काम में मन न लगना, हाथ व पैरों, आँखों में जलन होना। आपको पता चलेगा आँखों में जलन हो रही है तो समझ लीजिए एसिडिटी बन रही है। थकान हो रही है तो एसिडिटी एक कारण हो सकती है। कब्ज कब्ज होना, मुँह सूखना, खट्टी डकारें आना, बेचैनी, घबराहट होना, पतले दस्त होना, अ, इस प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं। अमाशय में दर्द होना, जलन होना, कोई भी चीज़ खा पी लेने पर सोडा वगैरह लेने की ज़रूरत महसूस हो, इस प्रकार का हमें अनुभव होता है। और इसका अम्ल-पित्त का प्रभाव शरीर के ऊपर तथा नीचे की तरफ दोनों तरफ होता है। ऊपर मुँह से खट्टी डकारें और नाक से गरम-गरम साँस भी निकलती है। गले और छाती में जलन होना, मूत्र मार्ग से भी खट्टी, तीखी, कड़वी, दुर्गंध युक्त गैस निकलती है। पेशाब में जलन होना, मल विसर्जन के समय अ, कड़वी और खट्टी दुर्गंध आती है। उल्टी होने में भी कड़वा खट्टापन, कफ युक्त पित्त निकलता है। गले में जलन होना। जैसे-जैसे ये रोग बढ़ता है, वैसे-वैसे जटिल होता जाता है। धीरे-धीरे अमाशय या गृहिणी में अल्सर बन जाता है। अमाशय में हुए अल्सरों को हम ड्यूोडेनम अल्सर के नाम से भी जानते हैं। अम्ल पित्त के जीर्ण हो जाने पर जब अल्सर हो जाता है, तो रोगी को बहुत कष्ट होता है और कोई भी खाद्य पदार्थ उसे लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो यह एसिडिटी जब हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको ये समस्या होती है, उसको कुछ भी खाद्य पदार्थ लेने में उल्टी होने लगती है और ज़्यादा पुराना अल्सर होने में कैंसर की समस्या भी पेट में हो जाती है। इसीलिए इसमें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो अब हमें यह देखना है कि इसमें और कौन-कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब जैसे देखिए मुँह से पानी आने से और अन्न वमन के समान ये उल्टी होती है तो हृदय को भी कष्ट होता है और इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होने लगती हैं। तो आगे के हम ये समझते हैं कि कितने प्रकार के अम्ल-पित्त होते हैं। तो हम इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं कि यह 5 प्रकार के अम्ल-पित्त होते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रहे हैं बिल्कुल। जी। वात प्रधान, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात कफ प्रधान और अम्ल-पित्त। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब वहीं से हम समझते हैं थोड़ा कि वात प्रधान अम्ल-पित्त कैसा होता है। इसमें शूल होता है और इसमें कंपी सी होती है, मूर्छा आती है, शरीर में एकदम सेंसेशन महसूस होती है, अंगों में शिथिलता होती है, आँखों के सामने अंधेरा छाता है और कुछ हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आता और इस प्रकार की चीज़ें वात प्रधान अम्ल-पित्त में होती हैं। कफ प्रधान अम्ल-पित्त में भारीपन होता है, रूखापन होता है और उष्ण प्रयोग से थोड़ा-सा इसमें आराम मिलता है और अरुचि होती है, शीत लगती है, अवसाद होता है, मुख का कफ से लिप्त होता है, अ, अग्नि की मंदता रहती है और यह जैसे ज़्यादा अजीर्ण हो जाए और उस प्रकार की अवस्था से भी यह इसमें एसिड बढ़ने लगे, तब इसमें ऐसा होता है और निद्रा आदि आती है। और पित्त प्रधान अम्ल-पित्त में भ्रम होता है, विदाह जलन होती है और शीतल चीज़ों के माध्यम से इसमें हमें शांति मिलती है और वात कफाधिक्य का संसर्ग रहने पर दोनों के मिले हुए लक्षण हमें मिलते हैं इसमें। इसमें श्लेष्म पित्तम भी इसमें महसूस होता है, जिसमें भ्रम, मूर्छा, अरुचि
यानी कि पित्त में श्लेष्मा मिली हुई, यानी कि कफ मिश्रित अ, वह अवस्था भी इसमें होती है। मूर्छा, अरुचि, आलस्य, सिर में दर्द होना और मुँह में मीठा-मीठापन-सा वह इसमें महसूस होता है। अ, इसमें अम्ल-पित्त रोग में मुख्य विकृति पित्त का विदग्ध होकर अम्ल होना है, जिससे अति अम्लपाक होता है। इसलिए सर्वप्रथम पित्त संशोधन करके, साथ ही पित्त दूषक, पित्त विदग्धकर एवं पित्त प्रकोपक हेतुओं का वर्जन करना चाहिए। तभी चिकित्सा में हमें इसमें आसानी होती है। अब हम इसमें ये समझते हैं, कुछ प्रयोगों को समझते हैं। फिर हम इसके साथ में इसके कुछ विधि निषेध समझेंगे। जैसे अम्ल पित्त रोगी को सर्वप्रथम वमन कराना चाहिए। इसके बाद मृदु विरेचन देना चाहिए। इसी प्रकार अच्छी तरह से वमन विरेचन कराने के पश्चात रोगी को बाह्य अभ्यंतर अच्छी तरह से स्नेहन कराना चाहिए। तदुपरांत उसको बस्ती देनी चाहिए। अब देखिए, इसमें हमें जब वमन दे रहे हैं तो हम वमन कैसे देंगे? अब रोगी की में बल होना चाहिए थोड़ा। रोगी यानी कि मजबूत होगा तो हम उसे कुंजल करा सकते हैं। अगर रोगी ज़्यादा कमज़ोर होगा तो वो कुंजल करने में उसे कठिनाई होगी। इसलिए शुरुआती अवस्था में हमें ध्यान देना चाहिए कि वह कुंजल करे। थोड़ी-थोड़ी अगर उसे एसिडिटी बनती है तो कुंजल करेगा तो प्रक्रिया ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जब उसे एसिड काफ़ी बढ़ जाएगा और उसके पेट में रहेगा और रेगुलर बना रहेगा नियमित रूप से, तो उसके दर्द होगा पेट में। और जब अगर कभी वो शूल होने लगा, तो ज़्यादा तेज़ शूल होगा तो उस अवस्था में कुंजल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब रोगी सामान्य अवस्था में है, उसके अंदर बल है, तो कुंजल के लिए पानी को अच्छी तरह से पीकर उसको अपनी 2 उँगलियों से, बड़ी उँगलियों से जीभ में अंदर तक डालकर उसको बाहर निकालना है। अच्छी मात्रा में पानी पीना है और वह सुबह-सुबह अच्छी मात्रा में पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद इस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं या आप फ्रेश होने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप पहले करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। तो फ्रेश होने के बाद अच्छे से पानी पीना है और फिर आपको उसको निकालना है। खट्टापन बिल्कुल आपके अंदर ना रहे और वो खट्टापन वापस नहीं जाना चाहिए। इसको और आपको अच्छे से समझना है तो आप अंतरंग दादा से और इस पे चर्चा कर सकते हैं। मुझसे भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं या अपने किसी योगाचार्य आपके आस-पास हैं तो उनके सानिध्य में भी इसको कर सकते हैं। ये आसान प्रक्रिया है। आप अच्छे से समझ जाएँ, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। और बस आपके अंदर थोड़ा बल होना चाहिए और जो खट्टापन है वो वापस अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में हमें जब हमने वमन करा दिया उसके बाद में हमें विरेचन भी करना है। यानी कि जैसे हमने आज वमन किया है, तो वमन होने से यानी कि जो एसिड ऊपर आता था वो निकल गया। अब जो एसिड हमारे मल के माध्यम से अंदर है, वो उसे निकालने के लिए विरेचन होता है। तो विरेचन के लिए हमें हर का प्रयोग करना चाहिए। हमें अलग-अलग प्रकृति जैसे अलग-अलग हमने अभी अम्ल पित्त के रोगियों को समझा था। तो जैसे अगर कोई शीत प्रधान वाला यदि पित्त प्रधान वाला है, यानी एसिड उसके ज़्यादा बन जाता है, हर के सेवन से उसको थोड़ा सूट नहीं करती है हर। वैसे हर माँ बोला गया है उसको, वो सबको सूट करती है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को सूट नहीं करती, तो इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं कुछ लोग। उससे भी उनको थोड़ा ठंडक महसूस होगी और देसी गाय के दूध में इसबगोल से उनका मल निष्कासन होता है। तो वह भी एक विरेचन का कार्य करती है। हर एक विरेचन का कार्य करता है। मुनक्का विरेचन का कार्य करता है। ये सौम्य विरेचक हैं और आपका अमलतास की फलियों की अमलतास के गूदे को पानी में मिलाकर उस वो भी एक मृदु विरेचक का काम करता है। इस प्रकार त्रिफला भी एक विरेचक का काम करता है। तो इस प्रकार की विरेचक औषधियों को हम लेकर अपने उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही बोला है, औषधि वाले पार्ट में बोला था कि हमें प्रकृति जाननी है। त्रिफला के अंदर खट्टापन है, आँवला है उसके अंदर थोड़ा-सा, तो हमारी
आपको देखना है कि त्रिफला हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर किसी को सूट करती है, किसी को त्रिफला सूट करता है। तो वह पित्त वाले जो रोगी हैं, वह जिनको पित्त ज़्यादा तेज़ बनता है, तो वो हर्र का सेवन करके देखें, इसबगोल का सेवन करके देखें, मुनक्के का सेवन करके देखें, अमलतास का, त्रिफला का कम सेवन करें और अगर वो सूट करता है, तो वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर्र भी यदि उन्हें सूट नहीं करती, तो मुनक्का और इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना विरेचन कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस तरह पूरी एक लिस्ट होती है द्रव्य गुण की, उससे हम आसानी से समझ जाएँगे कि हमारे लिए कौन-सी चीज़ उपयोगी है। अगर जो चीज़ आपको जैसे द्रव्य गुण की जो हमारे संहिताएँ हैं, हमारी चरक संहिता है, हमारी सुश्रुत संहिता है या अष्टांग हृदय है, कोई भी नेट से आपको आसानी से मिल जाएगी। उनका द्रव्य का जो पार्ट है, उसमें आपको मिल जाएँगी औषधियाँ कि ये औषधियाँ हैं और इनके ये गुण हैं। लेकिन मैं आपको अम्ल-पित्त से जुड़ी हुई कुछ औषधियाँ भी बता दूँगा और और ज़्यादा जो मैंने बताई हैं उसके अलावा भी। तो ये हम समझ गए विरेचन हमें करना है। इस वमन विरेचन के बाद रोगी को अच्छी तरह से स्नेहन कराना चाहिए। अब स्नेहन किसी अ अ, अनुभवी वैद्य के परामर्श से ही होगा तो अच्छा रहता है। तो अगर यदि आपके अंदर बल थोड़ा-सा होने लगता है, तो उस अवस्था में आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि घृतपान करना है, तो घृतपान में क्या करना है शतावरी घृत, यानी कि शतावरी ठंडी होती है और घृत भी ठंडा होता है। तो उसको कराकर स्नेहन कराया जाता है। इसके बाद अनुवासन बस्ती दी जाती है। लेकिन ये वैद्यों के सानिध्य में किया जाएगा तो अच्छा है। यानी कि हम वमन और विरेचन अपने आधार पर कर सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा-सा हमारे अंदर शक्ति आने लगती है तो हम पानी में थोड़े गुनगुने से पानी में जैसे किसी को अल्सर की सी शिकायत होने लगती है, तो क्या करेंगे वो पानी में ठंड छूटे हुए पानी में थोड़े अच्छी मात्रा में ठंड छूट जाए एकदम प्रॉपर उसमें थोड़ी-सी मात्रा में देसी गाय का घी डाल के उसको पिएँगे तो एक लेयर बनेगी। लेकिन वो उनको पीना है जिनको मुँह में खट्टी डकार नहीं आती है और जिनका पेट साफ़ होने लगा है। वो दोनों प्रोसीजर उन्होंने अपना लिए हैं और उनको थोड़ा अपने पेट को मजबूत करना है। वह उस प्रक्रिया को करेंगे और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेट में कुछ घाव की समस्या है या मुँह में छाले की समस्या हो जाती है बार-बार, तो इस प्रयोग से उनको आराम मिलता है। जी, लेकिन करने से पहले एक बार पूछ सकते हैं और जैसे-जैसे उनको सूट करे वैसे-वैसे उसको बढ़ाएँ और कुछ शंका हो तो करने से पहले पूछें। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया है और ज़्यादा हम इसमें डिटेल में आयुर्वेदिक उसमें नहीं जाएँगे। लेकिन इसमें कुछ सामान्य हम चीज़ें समझते हैं कि इस अवस्था के रोगियों को क्या करना चाहिए। अम्ल रोग में पुराने चावल का भात, साग-सब्जी का झोल, भुनी हुई या तली हुई अधिक मात्रा में साग-सब्जी नहीं खानी चाहिए। इसमें साग-सब्जी का झोल खाना चाहिए। मैं अभी इसमें विस्तृत आपको वर्णन करूँगा। 1 मिनट मेरी बैटरी डाउन हो रही है फ़ोन की 1 मिनट। 1 मिनट में आता हूँ 1 मिनट। एसिडिटी का ये क्लास आप लोगों को जो लोग भी हैं काफ़ी लोग हैं जो कि नए दिख रहे हैं यहाँ पे 1-2 लोग तो अपना ज़रा ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है आयुर्वेद का जो हम लोग नया बैच अभी शुरू कर रहे हैं लोकेश जी के साथ। तो आप लोग जो लोग भी आज जुड़े हैं, वो लोग ये जो ग्रुप में का जो लिंक हमने शेयर किया आप लोगों को, कृपया उस लिंक पे जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो तो हैं ही,
और जो लोग नहीं हैं तो कृपया उस लिंक को क्लिक करके और वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दादाजी मैं स्टार्ट करूं? हाँ दादा, मैंने वो लिंक के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब जो लोग भी आज नए जुड़े हैं, आपका क्लास मतलब कोर्स हम कंटिन्यूअस रखेंगे, ऐसा मैंने बताया सबको। जी तो जी जी वो उसको ये कर लेंगे, ऐसा बोला मैं, ठीक जी। है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, आगे बढ़िए, आरंभ करता कंटिन्यू हूँ कंटिन्यू प्लीज। जी। तो आगे हमने अभी समझा कि रसदार और खट्टा या मीठा, हम यदि फल खाते हैं इसमें, तो हमें रसदार, खट्टा, मीठा, जैसे कि संतरा है, मौसम्मी है, तो उसको हमें लेना है, पर कैसे लेना है? थोड़ा सा पानी उसमें मिलाकर, और वो गुनगुना सा पानी में उसको मिलाकर, मतलब ठंड छूटा हुआ पानी रहे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी रहे, उसमें उसको मिलाना है, और थोड़ा-सा आप सेंधा नमक उसमें मिला सकते हैं, ताकि उसकी जो अम्ल की प्रकृति है, वह आपको ना बने। तो उसका सेवन करने से आपको अम्ल पित्त में आराम मिलता है। कोई भी आपको, जैसे अनार आप सेवन कर रहे हैं, तो अनार का प्रयोग में भी हल्का-सा सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, या आप नींबू नमक पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी सेंधा नमक का प्रयोग करना है। तो जिससे आपको अ, एसिडिटी को शांत करने में वो मदद करेगा। खट्टी चीज़ यदि कोई होती है, तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, तो उसके एसिडिक नेचर को कम कर देती है। तो ये मुख्य रूप से नींबू हैं या अनार हैं या संतरा है, ये मुख्य रूप से उपयोगी हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ भी है, थोड़ा अम्ल का भाग रहेगा, तो सेंधा नमक उसको हमारे लिए एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा। छाछ का भी यही है, छाछ में भी ऐसे लोगों को नमक का प्रयोग इसमें करना चाहिए, सेंधा नमक का। और दही का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसा हमने कल इसमें चर्चा किया था। अम्ल रोगियों के लिए खुली हवा में घूमना बहुत लाभकारी है। भूख रहते हुए भी दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके अनेक बार खाना, दिन भर में, मतलब भूख रहते हुए, मतलब जैसे कि ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि एकदम भर के पेट नहीं खाना है। थोड़ा खाना है, थोड़ा-सा छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर बाद उनको भूख लग जाएगी। तो थोड़ा-सा मात्रा में भूख लगे सही तरह से, तो थोड़ी मात्रा में चीज़ खानी है, सुपाच्य खानी है। इस तरह कार्य करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी चीज़ को एकदम भरपेट खा लिया, एकदम कि नहीं, कि भूख लग रही है तो इसको हम अच्छे से खा लेते हैं। इस तरह नहीं करना है। थोड़ा हमारे लिए सुपाच्य बना रहे। इस तरह से हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी अग्नि के अनुसार ये है कि नहीं है, और हमें सही से भूख लग रही है अंदर से, उसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण करना है। इसका वर्गीकरण कैसे करना है? तो ये कुछ चार्ट मैं साझा करूँगा, वह हमें समझना है। ऐसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि वो हमें आहार नहीं मिलेंगे, वह वह सभी हमें आहार मिलेंगे। तो इस समय हमें दिन भर में पर्याप्त मात्रा में थोड़ा-थोड़ा कर पानी पीना है। विशेष रूप से अ, इसकी आवश्यकता होती है। इस रोग में नारियल या नारियल से बने खाद्य पदार्थ हमें हमारे लिए हितकारी हैं। जी, तो इसमें हमें रोगी के लिए जैसे सुबह नाश्ता करना है, तो नाश्ता करते समय हमें, ये मैंने आपको बता दिया कि उस समय रसदार फल यदि हम सेवन करेंगे, जैसे पोहा है, तो पोहा आदि भारी होते हैं। तो पोहा है या कोई तली हुई चीज़ है या पास्ता है या ब्रेड है, या कोई पराठे हैं, इस प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं लेना। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि खाद्य पदार्थ कैसा लेना है हमें। इस रोग में हमें यह भी ध्यान रखना है कि पुराने हम, जैसे कि हमारा पुराना अभ्यास होता है इसमें, मतलब पुराने, जैसे हमारी खाद्य पदार्थ की लेने की आदत होती है, उसके फलस्वरूप हमारे पाचक रस उत्पन्न
करने वाले जो ग्रंथि समूह होते हैं, वह अधिक परिमाण में रस उत्पादन करते हैं। तो इसके फलस्वरूप रोगी समय असमय अचानक खूब भूख का अनुभव करता है। इसी से हम देखते हैं जो प्रायः अम्ल रोग के कारण बार-बार अपना मन मारते हैं, तो उनको कभी-कभी बहुत भूख लगती है और वह सबको ये बताते हैं कि मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है कि जब एकदम ज़्यादा भूख लगती है तो एक बड़े गिलास में हमें पानी उसको पीना है। लेकिन वो पानी थोड़ा एल्कलाइन नेचर का हो। जैसे मैंने बताया था आपको कल कि अ, देसी गाय के गोबर की भस्म को हम उसमें डालेंगे और वो निथर जाएगा और ऊपर वाला जो पानी रहेगा, उसका हम उसमें सेवन कर सकते हैं। या तुलसी की कुछ पत्तियाँ हम डाल के रख सकते हैं, थोड़े उसमें समय तक 1-2 घंटे तक, उस पानी को भी हम सेवन कर सकते हैं और इस प्रकार से वह सेवन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तुलसी की पत्तियाँ कम ही मात्रा में डालें क्योंकि वो पित्तवर्धक होती हैं थोड़ी-सी। लेकिन पानी में वो अल्कलाइन नेचर को भी बढ़ाएँगी, इसलिए मात्रा उसकी कम रखना है और गौमय भस्म का भी रखना है तुलसी या गौमय भस्म। और इसके अलावा हम लोग जब भी अगर हमें परेशानी होती है तो थोड़ा-सा सेंधा नमक पानी में और उसमें यदि सर्दी है, अब सर्दी में यदि हम नींबू की बूँद डालेंगे तो हमें सर्दी होगी। इसलिए उस अवस्था में ठंड छूटा हुआ आवाज चली गई लोकेश जी? लोकेश दादा सुन पा रहे हैं? फ़ोन कीजिए। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं। बीच में फिर लोकेश जी का जो बचा है वो मंडे को भी हम लोग एसिडिटी पर चर्चा करने वाले हैं। तो किन्हीं को कुछ अभी तक जो बात हुई उसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? लोकेश दादा आपकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, दादा जी। अब मेरी आवाज़ आ रही है अभी? आ तो रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, हाँ। उस समय क्या है दादाजी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था ज़रा। जी। जी मैं हेलो। आगे कंटिन्यू करता हूँ दादा, है ना? जी। ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि सेकेंड सेशन मंडे को लेने वाले हैं एससीडी पे, तो अभी प्रश्न ले लेते हैं हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आपकी टाइम हो आवाज़ गया नहीं है। आ रही है दादाजी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से। क्या मैं कह रहा हूँ, आप जो मेरी आवाज, हेलो, हाँ, आ रही है, आ रही मेरी है। आवाज आ रही है? आ आ रही रही है? है, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी आप बोल रहे थे वो पूरा करके प्रश्न ले लीजिए, और बाकी जो था वो
अगले बाकी और भी हाँ, जो आपकी आवाज़ कट गई है। कवर करना आपकी है आवाज़ कट गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट ठीक है। मंडे को फिर पूरा कर लीजिएगा। ओके दादा, ओके, 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 ठीक है ना? ओके दादा, ओके। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा जी, हूँ जो बच्चा है वो पूरा कर लीजिए। जी, जी। जी, अभी मैं हाँ, मैं जो बच्चा हाँ, वो मैं पूरा समझ कर गया। लीजिए जल्दी और जी, जी। प्रश्न ले लीजिए जी, जी, ठीक है, और नेक्स्ट ठीक, सेशन पूरा कर लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके। इसमें अम्ल रोगी जब यंत्रणा अनुभव करे, दर्द महसूस करे, उस समय उसे थोड़े गर्म पानी में नारंगी का रस पान करना चाहिए और यंत्रणा खत्म हो जाने के बाद उसे ठंड छूटे हुए पानी में नींबू का रस का पान करना चाहिए। जब भी नींबू या नारंगी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें सेंधा नमक मिला के प्रयोग करना है। अजीर्ण रोग के समान ही इस रोग में भी भोजन के समय और उसके बाद 1 घंटे तक हमें दक्षिण नाड़ी का प्रवाहित रखना होगा। अम्लशूल की जब तेज पीड़ा होती है, तो उस समय दर्द की शुरुआत के समय और उस समय हमें अपनी नाड़ी को बदल लेना चाहिए, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। और भूख लगने से पहले भी हमें देखना है कि हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है कि नहीं, तभी हमें भोजन करना चाहिए। और भूख लगने के समय हम खाना नहीं खाएँगे, तो इस समय बहुत समस्या होगी और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में कुछ आहार के माध्यम से ही चिकित्सा है, वह काफ़ी थोड़ा-सा डिटेल उसमें लगेगा कि जैसे हमें प्रारंभ में पालक आदि पत्ते वाली सब्ज़ी नहीं देनी चाहिए और लौकी, टिंडा सभी प्रकार की तुरई, परवल, सेब आदि परवल की सब्ज़ी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार की आहार चिकित्सा में हम काफ़ी इसमें विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो अ, यदि दीदी कहें तो आहार चिकित्सा के बारे में अभी दीदी कुछ चर्चा कर लें या फिर अगली बार कर लें? अभी समय हो गया है दादा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। जी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अभी समय हो गया है, तो अभी इसको आहार चिकित्सा में बहुत समय लगेगा, अच्छे से चर्चा करना चाहिए। हाँ, जी, जी, जी। अच्छे से चर्चा करनी चाहिए, इसीलिए इसीलिए हुँ, हुँ। आप ठीक है दादा, से ओके। ये निवेदन है कि हुँ। आप उसको मंडे को कर लीजिए और अभी जिनका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लीजिए। तो मैं एक आध कुछ घरेलू औषधि बता देता हूँ इसमें। हाँ, वह ज़रूर, ज़रूर। हाँ, वो घरेलू औषधि जैसे इसबगोल की भूसी और अभिपत्ती का चूर्ण, जैसे इसबगोल की भूसी 50 ग्राम और ये अभिपत्ती कर चूर्ण 50 ग्राम मिलाकर आप रख लें और उसमें से 10-10 ग्राम की मात्रा में दोपहर व रात्रि को भोजन उपरांत ठंडे या मीठे और शक्कर मिले हुए या मतलब गाय का दूध होगा तो थोड़ी मीठी मात्रा में ही होता है और उसमें थोड़ी-सी मात्रा में शक्कर हो, उसके साथ में आप सेवन कर सकते हैं, भोजन के थोड़ी देर बाद। यदि दूध उपलब्ध ना हो, तो आप पानी से भी उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन पानी से इसबगोल का भूसी का सेवन करेंगे, तो तुरंत का तुरंत करना पड़ेगा। अ, और वैसे आप थोड़े से उसको दूध के साथ करेंगे तो कम से कम आधा पौन घंटे बाद करना है। मुनक्का 50 ग्राम और सौंफ 25 ग्राम। इनको अच्छे से कूटकर 200 ग्राम पानी में रात्रि में भिगोकर सुबह को मसलकर, छानकर इसमें थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर इसमें जिनको एसिड बनता है, वो लोग पी सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सर्दी की उनको शिकायत ना हो। उस अवस्था में जब एसिड बन रहा हो, तो उस अवस्था में करना है। एसिड और अजीर्ण में अंतर है। एक एसिड पित्त बन के आ रहा है और अ, लेकिन उस समय कब्ज़ नहीं है उनको। यदि उनको कब्ज़ भी है तो अ, उस अवस्था में थोड़ा-सा मिश्री का प्रयोग कम करना है फिर और एसिड का प्रयोग हो रहा है तो उस समय कब्ज़ का प्रयोग इसका
मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ औषधि हैं, और जैसे अजीर्ण की शिकायत रहती है, तो हर्र के चूर्ण को शहद के साथ भोजनोपरांत भी सेवन कर सकते हैं, और हर्र का चूर्ण शाम को भी सेवन कर सकते हैं अगर अजीर्ण की शिकायत है तो। अजीर्ण की वजह से, कब्ज की वजह से एसिडिटी बनती है। और सौंफ के चूर्ण को नारियल के साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो ये हम एसिडिटी में ये कुछ चीज़ें हमें प्रयोग करनी है। और जैसे जीरा है, सफ़ेद जीरा, उसमें धनिये के चूर्ण को समान मात्रा में मिलाकर थोड़ी-सी शक्कर के साथ में भी लेंगे, तो हमें एसिडिटी में थोड़ा आराम मिलता है। इस प्रकार हमें कुछ ये औषधियाँ हैं, और इसमें आयुर्वेदिक कुछ जो औषधियाँ होती हैं, वह हम अगली बार इसमें चर्चा कर लेंगे। जैसे कि शंख भस्म है, तो शंख भस्म का इसमें सेवन किया जाता है, और द्राक्षादीवटी है, उसका सेवन किया जाता है। तो उस सब को हम अगली बार इसमें चर्चा कर लेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो कृपया साझा कीजिए। हाँ जी, दीदी कोई प्रश्न है तो कृपया प्रश्न पूछ लीजिए, तो हम फिर सेशन को समाप्त करेंगे। हाँ, दीदी कुछ पूछ रही हैं? नहीं दादा, वो गलती से दब गया। थैंक यू। हम माइक म्यूट कर लीजिए दीदी, प्रश्न नहीं है तो। किन्हीं का और कोई प्रश्न है तो कृपया प्रश्न पूछ लीजिए। एसिडिटी से संबंधित कुछ उन्हें संदेह हो कुछ, तो कृपया पूछिए। दादा नमस्कार। ये जीरा का कैसे कितनी मात्रा लेनी है आपने बताया? ये दीदी जैसे जीरा का प्रयोग था, 2 प्रयोग बताए थे जीरे के मैंने। हाँ ये जीरा है, जैसे 25 ग्राम जीरा लेना है भुना हुआ, हाँ और उसे इसमें जैसे एक एक मैंने आपको बताया था, सफ़ेद सफ़ेद जीरा धनिये के चूर्ण के साथ में समान मात्रा में मिलाकर शक्कर के साथ में उसको लेना है। ठीक है दीदी? ठीक। और एक एक आप एक मैंने कौन-सा आपको दूसरा प्रयोग कौन-सा बताया है? आप एक बार बताओ मुझको, तो फिर मैं उसको। जीरा भुना, वही तो मैंने नहीं लिखा। हाँ, हाँ। जीरा भुना हुआ कौन सा, मतलब वो हम लोग जो किचन में यूज करते वही जीरा? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे, कितनी मात्रा लेनी है उसकी? जी, तो उसमें उसके साथ मैंने और कौन-सी चीज़ बताई थी? नहीं, वो मैंने लिखी नहीं। आपने अच्छा। हरीद की शहद के साथ बताई थी, फिर सौंफ नारियल के साथ, हाँ, हाँ। और फिर जीरा। और जीरा कैसे लेना है? और ऐसा है जैसे वो आप प्रयोग एक बार बताएँगी कि कौन-सा बताया था मैंने? तो मैं दोबारा बता पाऊँगा। अ, वही तो आपने बताया, हरित की चूर्ण शहद के साथ लेना है, सौंफ हाँ, वो तो हो नारियल गया। के हाँ। साथ लेना है, हाँ, हाँ, हाँ। और उसी समय बताया था जीरा, भुना जीरा कैसे लेना है, वो मात्रा नहीं बताई आपने। तो एक दीदी ये प्रयोग था, जो सफ़ेद जीरा है, एक हाँ सफ़ेद जीरा आता है, एक काला-सा जीरा होता है, एक हाँ सफ़ेद जीरा होता है। को धनिये के चूर्ण के साथ समान मात्रा में लेना है, थोड़ी-सी मात्रा में उनकी, जितनी मात्रा में धनिये और जीरा होगा, उसकी आधी मात्रा में शक्कर होगी, उसको लेना है गुनगुने से पानी के साथ में। शक्कर की मात्रा एकदम कम रहेगी। शक्कर एसिडिक नहीं होगी क्या? तो उसके साथ। नहीं, शक्कर दीदी चीनी नहीं है। अच्छा, वो भूरा हाँ, वो भूरा। खांड है, वो खांड, अच्छा ब्राउन अच्छा। शुगर है वो। हाँ, ब्राउन शुगर, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। वो एसिडिक नहीं होती है नेचर में। हाँ हाँ, ठीक। तो फिर जी। गुड़ भी ले सकते हैं? हाँ जी, गुड़ के जी, दूध? गुड़ के साथ भी ले सकते हैं? नहीं, गुड़ के साथ नहीं इसे। गुड़ पित्तवर्धक होता है।
अच्छा। हाँ, और एक मुनक्का वाला भी प्रयोग मैंने शायद बताया था, मुनक्का और सौंफ का। हाँ। अ, वो तो उसको रात्रि में भिगोकर सुबह को मसलकर और छानकर उसमें थोड़ी-सी मात्रा में मिश्री मिलाकर हाँ। अम्ल पित्त में सहायक होता है। हाँ, वो लगती है। जी, और इसमें अच्छा, एक विधि इससे और इसबगोल अभिपत्ति क्या होता है ये? अभिपत्ति चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है, शास्त्रोक्त। तो अच्छा। ये रेडीमेड फॉर्म में मिलती है। हाँ, तो इसका क्या 10 ग्राम लेना है? नहीं, ये जैसे हाँ, 10 ग्राम लेना है। इनका इसबगोल की भूसी 50 ग्राम और अभिपत्ति कर चूर्ण 50 ग्राम मिलाकर रख लेना है। अच्छा। और इसमें से 10 ग्राम लेना है दोपहर में और रात्रि में भोजन करने के उपरांत। अच्छा। तो गाय के दूध के साथ इसका सेवन करना है। तो लेकिन जैसे दूध में मान लीजिए दिन में किसी को थोड़ा-सा सूट नहीं करता है, तो वह मुझसे थोड़ा-सा बात कर लें व्यक्तिगत कि उनको क्या समस्या है। तो दिन में एसिड की यदि उन्हें समस्या है, अगर दूध उन्हें सूट नहीं कर रहा है, तो पानी में कुछ दिन लेकर देखें उसको। तो नॉर्मल पानी में दिन में और रात में थोड़े से 1-2 घूँट दूध पिएँ। ज़्यादा दूध नॉर्मल दूध पिएँ, उसके साथ में 2 घूँट दूध के साथ में इसको सेवन कर लें, बस। अच्छा, ठीक है। और वो शुरुआत में 10 ग्राम से थोड़ी मात्रा कम रखें, फिर 10 ग्राम तक उसको ले आएँ। हेलो दादा, नमस्कार। नाम हाँ, नमस्कार दादा जी। आनंद पाल बोल रहा हूँ दादा। हाँ, दादा जी नमस्कार। ये गुड़ और शक्कर का आपने बताया अलग अलग। गुड़ और शक्कर वैसे बनने की तो प्रक्रिया शायद मेरे हिसाब से एक ही होती है। ये ऐसा है दादा जी इनकी बनने की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर होता है। अब जैसे अच्छा राजीव जी। भाई की हमने पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें विस्तृत रूप से उसमें बताया गया था कि कैसे-कैसे एक-एक स्टेप उन्होंने बताया था कि जी कैसे खांड बन रही है, कैसे शक्कर बन रही है, कैसे रवा बन रहा है और कैसे गुड़ अच्छा बन रहा जी। है। जी हाँ। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि फिर उन्होंने इसमें क्या है गुड़ में टेम्परेचर लगता है बहुत, बार-बार उसको तपाया जाता है, घोंटा जाता है, हाँ तो हाँ। जो तो उस वजह से उसका टेम्परेचर वैसे बढ़ जाता है। अ, ठीक ठीक। हाँ, आप एक चीज़ देखोगे जैसे गन्ने का रस है, तो गन्ने का हम्म रस यदि व्यक्ति किसी को सर्दी की शिकायत है, तो हम्म। वैसे वो कभी-कभी उसको गला भी बैठा देता है उसका। लेकिन यदि हाँ। उससे चीनी जब बनती है, तो चीनी हम्म। बनती है तो उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल डाला जाता है। तो उस जी वजह दादा। से वो उसका केमिकल नेचर हो जाता है। लेकिन जब हम गुड़ बनाते हैं या शक्कर का निर्माण होता है, तो वह भिंडी के पानी से या इस तरीके हाँ की भिंडी। चीज़ों से हाँ, उससे ऑर्गेनिक उसमें साफ साफ करते हैं उसको। तो पहली हम्म। बात तो उसमें ऐसा नेचर नहीं रहता उनका एसिडिक, शक्कर बनाते समय या खांड बनाते समय। लेकिन गुड़ की प्रक्रिया थोड़ी गरम है इसलिए गुड़ की प्रकृति गरम मानी गई है आयुर्वेद में। ठीक। और शक्कर की और मिश्री की प्रकृति थोड़ी मिश्री की प्रकृति ठंडी मानी गई है। शक्कर की ठीक प्रकृति भी ठंडी मानी गई है। ठीक था। ठीक। बहुत सुंदर था। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हमारे ज्योतिष दादा, आपका आपको कैसा लग रहा है? हमारे ये लोकेश दादा हैं, ज्योतिष दादा, लोकेश दादा हमारे आचार्य हैं, आचार्य अच्छा, ज्योतिष अच्छा। मान ब्रह्मचारी। जी, तो जी, ये नमस्कार हैं, दादा जी। और भी हाँ, और भी एक दो आचार्य लोग हैं यहाँ। तो ये अ, अ, लोकेश दादा जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे साधक हैं, आनंद मार्ग के, और आगरा में रहते हैं। आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च है इनका। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी भाई बहन आज जो नए हैं, उन लोगों को निवेदन है कि मैंने जो लिंक शेयर किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में आ जाइए। फिर इस कोर्स की हम पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये कोर्स हम लोग लोकेश दादा के साथ हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे विद्या भाई हैं, अधिका अधिका बहन है, और अधिका सिंधे हैं,
और कौन है, और कुछ लोग और आए थे जो कि रंजीत जी हैं, ये लोग, आप लोगों का मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। तो जो लोग रणजीत जी भी, हमारे साथ के ही हैं, हमारे साथ ही अच्छा हैं रणजीत रंजीत भाई। रंजीत जी तो आपके साथ हैं, ठीक है। तो रंजीत जी हम्म, को तो आप जोड़ दीजिएगा उस ग्रुप में। और हम्म। अधिका सिंधे जी शायद हैं हमारे ग्रुप में, मुझे एक बार दिखा था। आप सुन रहे हैं क्या अधिका बहन? हम्म, और कौन है? तो किन्हीं का और कोई प्रश्न है? ज्योतिष दादा, आपको कुछ पूछना है? चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न और हो बताइए एसिडिटी के ऊपर। इसमें कई प्रकार की शास्त्रोक्त औषधियाँ भी होती हैं। वह शास्त्रोक्त औषधियाँ भी वो कर सकते हैं, मतलब प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ पेटेंट आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त औषधि क्या होता है कि थोड़ा अपने ऋषिकृत ग्रंथ से, जैसे अभी पत्ती का चूर्ण है, और इसी तरह से अपना द्राक्षावले है, इस प्रकार की औषधियों को सेवन कर सकते हैं। अलग-अलग अ, अलग-अलग वात, पित्त, कफ के अनुसार होती हैं ये। तो जैसे कि मुक्तापिष्टी है, तो जब पित्त दोष की अधिकता होती है तब मुक्तापिष्टी है, प्रवाल भस्म है, तो उस समय वो ले सकते हैं। अम्ल भस्म है, कर्पद भस्म करके आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ली जा सकती हैं, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा-सा वैद्य की सलाह और ली जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें सामान्य हैं, जैसे अभी पत्ती का चूर्ण थोड़ी मात्रा में, उसकी भी आदत नहीं बननी चाहिए। तो अच्छा रहता है। जैसे शतावरी घृत है, तो वाताधिक्य में थोड़ा-सा वो लाभ करता है। और इस प्रकार से उसको ले सकते हैं। द्राक्षावली है, तो उसको दूध से सेवन कर सकते हैं, द्राक्षावली को थोड़ी-सी मात्रा में। तो ये रेडीमेड कुछ आपको मिल जाएँगी, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये और घरेलू उपचार तो थोड़ा-सा हमने बता दिया, और कुछ आप घरेलू उपचार और ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो थोड़ा और उस पे चर्चा कर लेंगे, और अगली बार हम लोग आहार पे चर्चा करेंगे कि आहार इसमें कैसा-कैसा होना चाहिए। मतलब सोमवार की क्लास में ज़्यादा आहार के अलावा योगासन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, उसका भी प्रैक्टिकल होगा। हाँ, ठीक है उसमें ना? थोड़ा-सा नेचुरोपैथी का क्या कांसेप्ट है, कैसी पट्टी रखनी है, कौन-कौन सी चीज़ें रखनी है, वो थोड़ा नेचुरोपैथी का भी। एसिडिटी में तो 2 दिन और लगेगा हमें लगता है, क्योंकि इससे जुड़ी हुँ, हुई और अर्थराइटिस है, फिर अर्थराइटिस पर जाएँगे तो और हम लोग चर्चा करेंगे। तो हुँ, हुँ। एसिडिटी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, उस पर फिर अलग-अलग से हम लोग उसी का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, हुँ, कि हुँ, हुँ। एसिडिटी के कारण होने वाले जो भी रोग हैं, उसको फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे, आने वाले क्लासेस में। तो जी, इसको जी। कंटिन्यू रखेंगे। सभी बहन-भाइयों से एक ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एसिडिटी और अजीर्ण, ये मतलब बहुत सारे रोगों का कारण है। पाइल्स का कारण है, गाउट का कारण है, समझ लीजिए आप अजीर्ण जो है वो साइटिका का भी कारण समझ लीजिए आप। यानी कि देखिए जैसे साइटिका में क्या होता है, कभी आपकी कुछ पोज़ीशन गड़बड़ हो गई, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी पोज़ीशन गड़बड़ होने से हमारे को परेशानी हुई है। 2 चीज़ें होती हैं, कमर में दर्द जब होता है तो हम अधिकतर लोग सोचते हैं हमारा कुछ अभ्यास गलत रहा है। तो वो 2 कारणों से होता है, 2-3 कारणों से। एक तो हमारे स्नायु जो कमज़ोर हो जाते हैं, उस कारण से होता है। दूसरा, कुछ गलत हमारा अभ्यास होता है, वो तभी होता है जब हमारे स्नायु कमज़ोर हो जाते हैं। और स्नायु कमज़ोर होने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एक्सरसाइज़ ना करना और कब्ज़ का रहना, और कब्ज़ और एसिडिटी का रहना। उसमें क्या होता है, कब्ज़ प्रॉपर रहने से और एसिडिटी रहने से किडनी कमज़ोर होने लगती है।
किडनी कमज़ोर होने से, किडनी के आस-पास के एरिये के कमज़ोर होने से वो हमारी हड्डियों के स्नायु को कमज़ोर करती हैं। तो उस वजह से बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि हमारी जो किडनी को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं, हमें रात्रि में जल्दी सोना तो हमारे नियम का एक हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि आप सब काम करेंगे और आप रात्रि में अगर जल्दी नहीं सो पाएँगे, तो आपका पित्त विकृत होगा ही होगा। तो उस अवस्था में क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है मैंने आपको अभी शेयर किया था, मैं आपको भी दोबारा एक बार शेयर करता हूँ यदि दादा मुझे वो बताते हैं। नहीं तो नहीं, आप कर सकते हैं, मल्टीपल शेयर अलाउड है, आप करिए। अच्छा, 1 एक बार मिनट। देखिए शायद हो जाए, नहीं होगा तो मैं होस्ट बना दूंगा। मैं 1 मिनट में बस मैं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी। जैसे देखिए इसमें हमारे सामने एक चार्ट दिख रहा है। तो इस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि 9 बजे से लेके और 11 बजे मेरुरज्जु इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति देती है। अब देखिए ये सोएँगे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स देगा। फिर इसके बाद पित्ताशय का समय आ जाएगा, फिर यकृत का आ जाएगा। अब हम यदि इस समय नहीं सोएँगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर फ़र्क पड़ने लगेगा और रीढ़ की हड्डी के स्नायु कमज़ोर होंगे, मुख्य रूप से। और स्नायु कमज़ोर होने का मतलब होता है आगे के ऑर्गन कमज़ोर होना और रीढ़ की हड्डी के मनकों में भी वो गड़बड़ी आती है। यानी कि उसमें वो प्रॉपर बैलेंस बना के नहीं रखेंगे, यदि स्नायु कमज़ोर होंगे। और कभी भी कोई भी थोड़ी-सी भी कुछ भी ऊँच-नीच होगी तो फटाफट से वो मन के डिस्टर्ब हो जाएँगे। और वो एक बार डिस्टर्ब होंगे तो हमेशा आपको दर्द होता ही रहेगा फिर। फिर आप रेगुलर उसको एक्यूप्रेशर करो, कुछ करो सेटअप में लाने की कोशिश करो, बहुत उसमें दिक्कत होती है फिर। तो इसलिए हमें अपने को कब्ज़ हमारी नहीं रहे, एसिडिटी हमारी नहीं रहे, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। जी, तो अब हम सत्र समापन करें क्या दादा जी? जी हाँ, जी हाँ। सबको दादा ये जो भी जो है ना चार्ट, इसको हुँ। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ दादा। ठीक है दादा। चलिए, सबको धन्यवाद। सबको नमस्कार। सोमवार को नमस्कार। सबका स्वागत है। सोमवार को इसी समय, इसी लिंक पर जी। जो लोग भी आ जाए हैं, सब लोगों का स्वागत है और सब लोगों को दिए गए जो लिंक है, जो लोग नए लोग हैं, तो दिए वैसे गए अपना लिंक नंबर अपने भी जो नए लोग हैं वो शेयर कर देंगे। जो पहली बार जुड़े हैं तो बहुत नहीं, अच्छा है मैंने उनको लिंक भी भी डाला है। कर जो देंगे। लोग अगर मान लो नंबर शेयर नहीं भी करते तो लिंक से वो ग्रुप में ज्वाइन कर लें, जहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, जी, नमस्कार, ठीक है, नमस्कार धन्यवाद, दादा। सभी सभी बहन भाइयों को नमस्कार। नमस्कार।